हेलो। इस लेक्चर में हम स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे और इसे डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा प्रीव्यू ले लेते हैं कि हमने अभी तक क्या स्टडी किया है। तो हम क्या प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस निकाल रहे थे। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन निकाल रहे थे डिफरेंट अप्रोच लगा के। अप्रोच मतलब होता है कि मतलब वहाँ पहुँचना किसी तरीके से। तो जैसे ये एक एम है आपका और आप यहाँ हो, तो अप्रोच यानी कि एक आप ये वाली अप्रोच लगाते हो, यहाँ पहुँचते हो, एक ये वाली अप्रोच लगाते हो, यहाँ पहुँचते हो, और एक ये वाली अप्रोच लगाते हो और यहाँ पहुँचते हो। तो तीनों रास्ते जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन जो आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम है ना। तो वैसे ही हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये है प्रोबेबिलिटी और ये हम हैं। तो हम अभी यहाँ हैं और हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। तो हम डिफरेंट अप्रोच लगा के प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो पहली जो अप्रोच है वो हम स्टडी कर चुके हैं, दैट इज़ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। इसमें और सेकंड वन इज़ स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट जो होगी वो थर्ड होगी, जो है एक्सियोमेटिक अप्रोच। वो एक्सियोमेटिक अप्रोच लगा के हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो अभी आज हम सेकंड वाली डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा प्रीव्यू ले लेते हैं कि हमने उसमें हमने पढ़ा क्या है अब तक। हमने अब तक क्लासिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ी है। अब बात है कि जब इस रास्ते से हम यहाँ पहुँच गए तो हमें दूसरे रास्तों की ज़रूरत क्या पड़ी, सेकंड और थर्ड। तो इस रास्ते से क्या है, सब नहीं पहुँच पाते। मान लो ये डेजर्ट एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया जहाँ से ये वाली अप्रोच जा रही है। जो इस रास्ते से जा रहे हैं ना, फर्स्ट वन जो इस रास्ते से जा रहे हैं, उनके रास्ते में डेजर्ट है मान लो। तो सब डेजर्ट नहीं क्रॉस कर पाते, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, कुछ ऐसे हमारे पास केस होते हैं जिसमें हर बार हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी लगा के हम रिज़ल्ट फाइंड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कोई और अप्रोच निकालनी पड़ती है। तो इसलिए सेकंड और थर्ड वन भी यूज़ में लिए जाते हैं। तो ये वैसे मतलब अलग अलग यूज़ नहीं किया जाता, ये एक प्रोग्रेस है। जैसे पहले जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी आई, उसके बाद उसकी कुछ लिमिटेशन थी, तो सेकेंड नंबर दैट इज़ स्टैटिस्टिकल आई, फिर उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी, सो थर्ड वन आई। सो हमें जो प्रोसेस है, जो कंसेप्ट है, उन्हें समझने के लिए हमें तीनों जो अप्रोच है उनको स्टडी करना पड़ता है। अगर आपको थर्ड भी यूज़ करनी है हमेशा, तो आपको फर्स्ट और सेकंड को स्टडी करना पड़ेगा ताकि आपको थर्ड अच्छे से समझ आए। ये एक सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। सो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें क्या है, हम लॉजिकल रीजनिंग लगाते हैं, यानी कि हम एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट नहीं करते। जैसे अब हम लूडो वाला जो डाइस होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके हम लॉजिकल रीजनिंग लगाते हैं कि टोटल 6 केसेस होते हैं और उसमें से एक केस जो होता है, जैसे मान लो कोई इवेंट डिफाइन किया कि हमें 5 चाहिए जो डाइस के फ्रंट फेस पे, तो 5 टोटल 6 होते हैं और 5 के फेवर में एक ही होता है, यानी कि एक ही फेस होता है 5 वाला, तो 1। ये हमने रीजनिंग लगा के 1/6 क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी। प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है उससे, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन में एग्जॉस्टिव केसेस। एग्जॉस्टिव केसेस होते हैं टोटल केसेस, और फेवरेबल केसेस उस इवेंट के फेवर में जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो। तो इस तरह से हमने क्या लॉजिकल रीजनिंग के अप्रोच से क्लासिकल प्रोबेबिलिटी निकाली। अब क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की एक कंडीशन होती है कि ये ऐसे होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ तभी जब इसकी कंडीशन फुलफिल हो। और इसकी कंडीशन होती है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, जो टोटल
जितने भी केसेस है वो सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए और इक्वली लाइकली होनी चाहिए। अब ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो ही हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई अगर हो सकती है तो अप्लाई हम ऐसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगा के और हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो अब क्या है, अब वो जो केसेस हैं जिनके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड अप्रोच यूज़ करते हैं। और सेकेंड अप्रोच क्या है, दैट इज़ स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी को हम एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी शॉर्ट में थोड़ा सा बता रही हूँ, ओवरव्यू दे रही हूँ थोड़ा सा। तो इसमें क्या होता है, हम लॉजिकल रीजनिंग नहीं लगाते, इसमें हम एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और जो रिपीटेडली हमें जो बार बार मिल रहा है उसको हम मतलब उस रिपीटेडली मिल रहा है उसके ऊपर हम कुछ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उससे हमें क्या है आउटकम मिलता है, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी मिलती है। प्रोबेबिलिटी फॉर फेवर ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट के फेवर में प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं हम, लेकिन कैसे, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके। और थर्ड हम आगे डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एक्सियोमेटिक अप्रोच। इसमें क्या है, कुछ हम एक्सियम्स लेके चलते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो हम अप्लाई करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं, अभी सेकंड पे है। तो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना पड़ता है। तो सपोज करो कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, इज परफॉर्म्ड रिपीटेडली फॉर एन indefinitely लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स। देखो ट्रायल्स क्या होता है, ट्रायल्स ट्राई से बना है। ट्राई मतलब ट्राई कर करके देखना, जैसे कॉइन है, उसको एक बार उछाला, दो बार उछाला, एक बार उछाला यानी कि 1 ट्रायल, 2 बार उछाला इसको 2 ट्रायल, 3 4 ऐसे करके ये ट्रायल्स होते हैं। तो कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, एक्सपेरिमेंट का मतलब कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, उसका मतलब एक्सपेरिमेंट होता है। तो इनडेफिनेटली लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि बहुत सारे ट्रायल्स किए, कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। एक्सपेरिमेंट जैसे अलग अलग होते हैं, जैसे लूडो को थ्रो करना या फिर कॉइन को फ्लिप करना, तो ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो गए। फ्लिपिंग ऑफ ए कॉइन मान लेते हैं हम एक्सपेरिमेंट को। तो फ्लिपिंग ऑफ ए कॉइन को हमने बहुत बार किया, इनडेफिनेटली लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो हमें क्या मिला, इफ़ m be the number of times event occur। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, फ्लिपिंग ऑफ अ कॉइन, ये हेड है और ये है हमारा टेल। अब फ्लिप करेंगे या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो ये है पहला ट्रायल। इसी तरीके से हम दूसरा, तीसरा, चौथा किया होगा कभी, हम करते जाए। ये तो हमारा घर का काम है, ईजिली समझ सकते हो, ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ। तो हमने पहले कॉइन फ्लिप किया तो एज्यूम करो कि हमें हेड मिला, दूसरा किया तो मान लो टेल मिला, फिर तीसरा ट्रायल किया तो हमें हेड मिला, फिर टेल मिला, फिर टेल मिला, फिर हेड मिला। ये जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। तो अब मान लो m be the number of times इवेंट अकर्स। अब इवेंट क्या है, हम इवेंट डिफाइन करेंगे। इवेंट देखो, इस केस में तो 2 इवेंट हो सकते हैं, या फिर हेड या फिर टेल। मान लो हमने इवेंट ई क्या डिफाइन किया है, गेटिंग हेड इन एक्सपेरिमेंट दैट इज फ्लिपिंग ऑफ अ कॉइन। सो एक्सपेरिमेंट क्या है, फ्लिपिंग ऑफ अ कॉइन है, और गेटिंग हेड क्या है, इवेंट है, यानी कि हम
हेड के आने का इवेंट डिफाइन कर रहे हैं, और ये ट्रायल्स किए हैं हमने। अब डेफिनेशन को आगे स्टडी करते हैं। इफ़ m बी द नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर, अगर मान लो m टाइम्स, यानी कि m टाइम्स अगर हेड आता है, m क्या होगा, काउंटिंग होगी, यानी 1 2 3, वैसे ये इनफाइनाइट टाइम्स करना है हमें। मतलब इनफाइनाइट कहने का मतलब इंडेफिनेटली लार्ज नंबर ऑफ, यानी कि बहुत इनफाइनाइट तो जैसे अनकाउंटेबल हो जाएगा ना, तो इसकी कुछ डेफिनेट वैल्यू होगी, लेकिन हम बहुत सारे ट्रायल करने हैं, तो बहुत सारे ट्रायल करने हैं तो m की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। m टाइम्स हेड आ रहा है तो m इज इक्वल टू जैसे 10 टाइम 20 30 100 कुछ भी हो सकता है, तो m की वो वैल्यू होगी। m हमने क्या डिफाइन किया है, m वो एक वैल्यू है, वो नंबर है कि कितनी बार इवेंट आ रहा है। एंड n बी द नंबर ऑफ ट्रायल्स, और n क्या है, टोटल जितने हम नंबर ऑफ ट्रायल्स करेंगे, जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे वो n की वैल्यू होगी। n इज़ नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो ये भी एक नंबर होगा, इसकी कुछ वैल्यू होगी, जैसे 1000 10,000 20,000 लाख पर जो भी है। तो ये हमने वैल्यूज़ डिफाइन की। अब क्या है, देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ देयर रेशियो इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट, यानी कि m और n का जो रेशियो है उसकी लिमिटिंग वैल्यू है। लिमिट यानी हमने n को लार्ज नंबर में लिया है, इसलिए हम लिमिट अप्लाई करते हैं, यानी कि अप्रोचिंग टू। देखो ये मैथ्स का कंसेप्ट है कि n है वो बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए n इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, यानी कि हमने लिमिट अप्लाई की है कि n है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यानी कि बहुत इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन n की एक डेफिनेट वैल्यू है, पर्टिकुलर वैल्यू है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, m/n, इसका जो रेशो है m और n का वो है प्रोबेबिलिटी, लेकिन इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगा, यानी कि यहाँ पे जो एग्जांपल है उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी, जहाँ पे m है वो नंबर ऑफ इवेंट्स है जो आए हैं, हमने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके जो ऑब्जर्व किए हैं कि कितने हेड आ रहे हैं, वो जो नंबर ऑफ हेड है वो m होंगे, और टोटल जितने हमने ट्रायल किए हैं वो क्या होंगे, n होंगे। इसको मैंने थोड़ा सा क्लीन करके लिख दिया, थोड़ा साफ सुथरा लग रहा है अभी। ये टॉसिंग ऑफ अ कॉइन है, इसको फ्लिप किया तो ये रिजल्ट्स मिले, और ये ट्रायल नंबर्स है, ट्रायल 1 ट्रायल 2 ट्रायल 3 ट्रायल 4 एंड दिस वे n नंबर ऑफ ट्रायल्स। और n है वो क्या है, फाइनाइट होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था कि n जो है वो यूनिक होगा, यानी कि n एक नंबर होगा, n कोई इन्फिनिटी नहीं होगा, ये जस्ट एक लिमिट है कि n है वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, यानी कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है मतलब बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स हमने लिए हैं, तो सिर्फ ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। बाकी n की जो वैल्यू है वो फाइनाइट होगी और यूनिक होगी। सो दिस वाज अ डेफिनेशन, आई हैव डिस्क्राइब्ड इट इन अ easy way and I hope so that you have understood every single point। बाकी एक बार रिवीजन करें तो किसी एक ट्रायल को बार बार रिपीट किया, उसे जो आउटकम मिला, आउटकम को हमने एनालाइज किया, मतलब रिज़ल्ट निकाला कि कितने टाइम्स इवेंट आ रहा है। हमने डिफाइन किया था कि हेड आए, तो हेड के आने की जो इवेंट है वो कितनी टाइम्स आ रहा है, m वो नंबर हो जाएगा, और टोटल हमने कितनी बार ट्रायल किया है, यानी कि कितनी बार सिक्का उछाला है, वो n हो जाएगा। तो इन दोनों का जो रेशो होगा वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, यानी कि उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, m/n। ओके, अब हम इस पे रिमार्क स्टडी करेंगे। रिमार्क क्या होता है,
कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है जो हमें नोट दैट करनी होती है, तो वो हम स्टडी करेंगे रिमार्क्स में. सो द फर्स्ट रिमार्क इज स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन relative frequency approach. Since in relative frequency approach देखो हमने पहले अप्रोच पे बात की थी, सो फर्स्ट रिमार्क जो है वो अप्रोच पे है. तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी में क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी इज ऑब्टेन बाय रिपीटेटिव एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस. यानी कि वो प्रोबेबिलिटी जो हमें कैसे ऑब्टेन हुई है, रिपीटेटिव एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन. देखो एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन क्या होता है, चलो गूगल कर लेते हैं. सो एम्पेरिकल का क्या मतलब होता है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, नोट ऑन आइडियाज़. जैसे क्या क्लासिकल डेफिनेशन के अंदर क्या था, हम लॉजिकल रीजनिंग लगा के हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे किसी भी इवेंट की. लॉजिकल रीजनिंग लगा रहे थे, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्लासिकल प्रोबेबिलिटी. तो इसलिए बोल रहा है कि रीजनिंग या फिर रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग या आइडिया एक ही बात हो गई. यानी कि हम जस्ट आइडिया नहीं लगा रहे हैं, नोट ऑन आइडियाज़. हम सिर्फ आइडिया नहीं लगा रहे हैं, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, हमने प्रैक्टिकली उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हुआ है. स्टेटमेंट पे चलते हैं. स्टेटमेंट क्या कहती है कि वो प्रोबेबिलिटी जो हमें रिपीटेटिव एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन से मिली है, यानी कि हमने एम्पेरिकली ऑब्जर्व करके देखा है, यानी कि एक्सपेरिमेंट करके देखा है, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, वही चीज़ें ऑब्जर्व करके हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है. ये जो ऑब्जर्वेशंस है वो एम्पेरिकल थी, इसलिए स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी को एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी भी नाम दिया गया. अगर सीधा सीधा देखें तो रिलेटिवली, देखो रिलेटिवली फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कौन फ्रीक्वेंटली आ रहा है. जैसे हेड टेल वाला एग्जांपल लेते हैं, तो फ्रीक्वेंटली कौन सा आ रहा है, हेड कितनी बार आ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंट कितनी जल्दी जल्दी आ रहा है, हेड कितनी बार आ रहा है, कितनी फ्रीक्वेंटली आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हेड के आने की. तो रिलेटिव जो फ्रीक्वेंसी होती है हेड और टेल की, यानी कि टेल कितनी बार आ रहा है और हेड कितनी बार आ रहा है, इन दोनों में जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ये हम फाइंड आउट करते हैं कैसे, रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट्स करके, जिससे हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है. तो हम इसलिए हम ट्रायल्स करते हैं रिपीटेडली, जिससे हमें ये ऑब्जर्वेशंस मिलती है और हम रिलेटिवली इन दोनों को कंपेयर करके और हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इसलिए हम इसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच बोलते हैं. होप सो यू अंडरस्टूड. सो सेकेंड रिमार्क इज एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी अप्रोचेस क्लासिकल प्रोबेबिलिटी. बहुत सारे ट्रायल्स लेके उससे अगर हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी निकालें तो जो रिज़ल्ट आएगा वो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी के सेम ही आएगा. इसलिए ये लिखा हुआ है कि एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी अप्रोचेस क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, यानी कि एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी है वो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को अप्रोच कर लेगा जैसे ही नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो इंडेफिनेटली लार्ज हो जाएंगे. अब इसके पीछे स्टोरी क्या है, देखो ये चीज़ ऐसे ही नहीं बोल दी गई, इसको प्रूव भी किया गया है. J.E. कैरिश, ये कोई इंसान का नाम है, किसी मैथमेटिशियन का, जिसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जिसमें क्या था, उसने कॉइन टॉस किया था. ही टॉस्ड कॉइन विथ 10 सेट ऑफ 1000 टॉस, यानी कि उसने 10 सेट किए थे, यानी कि एक बार, ये दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसे करके 10 बार टॉस किए थे और एक बार में क्या है 1000 टॉस किए थे. एवरी सिंगल टाइम ही टॉस
1000 times. Every single time he tossed a coin for 1000 टाइम. सो हर बार इसने क्या 1000 टॉस किए और इसको 10 टाइम रिपीट किया. सॉरी यहाँ पे 10 आएगा. 10 टाइम 10 सेट में किया इस. ओ माय गॉड. इन्होंने क्या है कॉइन को 10 सेट में टॉस किया. यानी कि एक बार किया, फिर दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, ऐसे करके 10 के सेट में इन्होंने कॉइन टॉस किए. और एक सेट में इन्होंने क्या 1000 टाइम टॉस किया. एक सिंगल कॉइन को एक बार में 1000 टाइम टॉस किया. दूसरी बार भी 1000, तीसरी बार भी 1000. ऐसे करते करते सभी सेट ही टोस्ट कॉइन 1000 टाइम्स. सो ये करने के बाद उसे क्या रिजल्ट मिला. ही फाउंड द नंबर ऑफ हेड्स इन ईच सेट सच दैट. ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी. उसने हर जो अब इसने क्या एज्यूम कर लिया कि नंबर ऑफ हेड देख रहा है वो. यानी नंबर ऑफ टेल भी देख सकते हैं, इन दोनों में से कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन उसने ऑब्जर्व किया नंबर ऑफ हेड. तो हर सेट के अंदर, पहले सेट के अंदर 1000 टॉस किए थे, उसमें 502 जो थे वो हेड मिले थे. सेकंड जो सेट था, ये सेट है सेट्स. फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, थर्ड सेट, ऐसे करके. तो फर्स्ट सेट में 502, सेकंड सेट में 511 1000 में से. और ऐसे करते करते 10 सेट में इसने जो डेटा निकाला. फिर उसके बाद क्या है इसका एवरेज निकाला. यानी कि एवरेज कितने नंबर ऑफ हेड आ रहे हैं. सो ये कैसे कैलकुलेट किया. देखो 1000 टॉस किए इंटू 10 सेट थे, तो ये टोटल हो गए. और ये 502 प्लस 511 प्लस 497 प्लस ये सब भी इस पूरे डेटा को 529 इस पूरे डेटा को प्लस कर लिया. यानी कि नंबर ऑफ हेड को प्लस कर लिया और टोटल नंबर ऑफ टॉस देख लिए कि कितने हुए. तो इसको जो रिज़ल्ट आया वो था 5079 और ये 10,000 दिख ही रहा है. तो इसका जो रिज़ल्ट आया वो है 0.50 और दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हाफ, दैट इज़ 1/2. सो इससे क्या प्रूफ होता है कि हेड आने के चांसेस कितने हैं. देखो ये प्रोबेबिलिटी निकाली है हमने, यानी कि चांस निकाला है, प्रोबेबिलिटी निकाली है, कुछ भी कह लो. टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है हमेशा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. तो अब हमने इतने सारे टॉस किए, इतने जो सेट लेके 10 सेट के अंदर 1000 टॉसेस किए, तो उससे जो एवरेज, क्योंकि हम जितना ज़्यादा डेटा लेते हैं ना उतना ही हमें एक्यूरेसी मिलती है. तो इसलिए इतना ज़्यादा डेटा लेके हमने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके उसका डेटा निकाल के उसको कैलकुलेट किया है, तो वो नियर टू अप्रॉक्सीमेटली जो रिज़ल्ट आएगा वो एक्यूरेट होगा. एक्यूरेसी उसमें 100% के आसपास होगी, यानी कि 99 या 98, यानी कि मैक्सिमम एक्यूरेसी होगी उसमें. तो इसलिए ये जो रिज़ल्ट मिला वो हाफ मिला, तो इसको हम एक्यूरेट मान रहे हैं. क्या है, पहले तो हमने लॉजिकल रीजनिंग लगा के हाफ निकाला था, लेकिन अब हम क्या है, जब हम एक्सपेरिमेंट जो ट्रायल्स हैं उनको इंडेफिनेटली लार्ज कर देते हैं, तो हमें एक्सपेरिमेंटली भी यही रिजल्ट मिल रहा है. दैट इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग. It is trying to saying that empirical probability approaches classical probability as the number of trials become indefinitely large. Okay. हाँ देखो मैं यहाँ क्या बता रही थी, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है, हम डिस्कस कर चुके हैं. उसमें से हाफ मिला है हमें, हाफ चांस है कि नंबर ऑफ हेड आएंगे.
नंबर ऑफ हेड आएंगे। तो बचा कितना, 1 माइनस हाफ, दैट इज़ हाफ। तो हाफ ही पॉसिबिलिटी है, हाफ ही उसकी प्रोबेबिलिटी है कि नंबर ऑफ टेल्स आएंगे। ये रिज़ल्ट जो है वो हमारी लॉजिकल रीजनिंग वाले को सेटिस्फाई कर रही है। लॉजिकल रीजनिंग क्या थी? लॉजिकल रीजनिंग में हमने क्या किया था, टोटल देखो प्रोबेबिलिटी 1 होती है, हमारे पास आउटकम हेड और टेल है, 2 आउटकम है, और लॉजिकल रीजनिंग के अकॉर्डिंग ये जो चांस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इक्वली लाइकली वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा था, तो इक्वली लाइकली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो ये हाफ हाफ हो जाएगा। तो लॉजिकल रीजनिंग से भी हाफ हाफ आ रहा था, और अब हमने एक्सपेरिमेंटली भी हाफ निकाल लिया। इसीलिए ये जो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी है वो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को अप्रोच कर रही है जब हम इंडेफिनेटली लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स लेते हैं। ओके, सो यहाँ क्या बोला गया, हैंस इट इज़ एस्टेब्लिश्ड, प्रूव हो गया आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स दैट in tossing of a coin the chances of head is half, that is probability of getting head is half। therefore इसलिए हम मैथमेटिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, that is statistical probability tends to क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, यानी कि स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है वो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को रीच कर लेती है अगर इफ़ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। यानी कि हमने जो पहले फॉर्मूला लिखा था ना m/n और वो वाला लिमिट, तो अगर n यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स है, अगर वो इन्फिनिटी को रीच कर रहा है तो स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है वो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को रीच करेगा। ओके, देखो हमने क्लासिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ा, इसमें लॉजिकल रीजनिंग थी, इसमें क्या है, हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं किया, जस्ट कुछ हमने रीजनिंग लगाई, कुछ मतलब कंसेप्ट लगाए और हमने क्लासिकल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। दूसरा क्या था, दूसरा हमारे पास जो मेथड था प्रोबेबिलिटी निकालने का वो था स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, या फिर इसको एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं क्योंकि वो मैथ्स पे डिपेंड करता है ना। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, देखो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, ये एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको क्योंकि एम्पेरिकल का मतलब एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड है। तो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या एक्सपेरिमेंट्स पे डिपेंड करती है। अब इसमें ये प्रॉब्लम थी, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो इसलिए हमने स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया। यानी कि मैथमेटिकली सब कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए हमें थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स ऐड की और हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, उसकी बेसिस पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की। अब क्या, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है, तो अब हम वो ड्रॉबैक्स देखेंगे कि इस मेथड में क्या प्रॉब्लम है। सो लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, यानी कि अब स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी में क्या क्या कमियां थी। If an experiment is repeated a large number of times, the experiment conditions may not remain identical and homogeneous। देखो अब अगर हम एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार कंडक्ट करते हैं, जैसे 1000 टाइम, एक बार में 1000 टाइम किया, फिर सेकेंड टाइम में 1000 टाइम करा, ऐसे करके हमने जो 10 सेट लिए थे, तो हर बार 1000 टाइम्स कर रहे हैं, तो हर बार क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जो होती है वो सेम नहीं रहती, यानी कि कुछ चेंजेस होते रहते हैं जो उसके आउटकम को अफेक्ट करता है। तो इस वजह से जो आउटकम है वो फेयर नहीं आएगा, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की वजह से वो आउटकम आया है। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल कंडीशन इतने लंबे टाइम के लिए सेम नहीं रह सकती, ये एक क्या लिमिटेशन है। इसलिए हमें रिज़ल्ट जो है वो भी एक्यूरेट नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर सिस्टम में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो रिज़ल्ट कैसे एक्यूरेट मिल सकता है।
एंड सेकेंड वन इज़ द लिमिट मे नॉट अटेन अ यूनिक। देखो इसमें बोला है हमने कि n टेंड टू इन्फिनिटी बट n हैज़ अ यूनिक वैल्यू। हमने कहा है कि जो n की वैल्यू है वो इन्फिनिटी को रीच करेगी, यानी कि बहुत सारे ट्रायल्स हम करेंगे, लेकिन वो इनफाइनाइट भी नहीं होगी, क्योंकि इनफाइनाइट ट्रायल्स तो कुछ कुछ होता ही नहीं है ना। इनफाइनाइट तो मतलब बहुत सारे, इन्फिनिटी। और n है वो यूनिक भी होना चाहिए, यानी कि n की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि जैसे 20 लाख, ये यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए n की। तो वो n की वैल्यू इतनी ज़्यादा अटेन नहीं हो सकती। द लिमिट में नॉट अटेन अ यूनिक वैल्यू। तो n की इतनी बड़ी वैल्यू कि वो इन्फिनिटी को रीच करे, इतनी वैल्यू हम अटेन नहीं कर सकते। यानी कि अगर किसी को कहे 2 करोड़ बार आपको कॉइन टॉस करना है तो इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। द लिमिट मे नॉट अटेन अ यूनिक वैल्यू, इसलिए हम लिमिट की वैल्यू, यूनिक वैल्यू नहीं अटेन कर सकते। अब देखो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर लिया, इसमें भी क्या है, कुछ हमने लिमिटेशन स्टडी की, तो इसमें भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, इसलिए हमने थर्ड वन इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी। अब एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, इसमें एक्सियम्स, कुछ हम एक्सियम्स डिफाइन करते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी एक्सियम अप्रोच से फाइंड की जा सकती है। यानी कि हम कुछ स्टेटमेंट्स डिफाइन करेंगे, अगर वो स्टेटमेंट्स फॉलो हो रही है तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते। तो ये है एक्सियोमेटिक अप्रोच टू फाइंड प्रोबेबिलिटी। सो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे कि एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है। अगर हमें न्यूमेरिकल मिल जाए तो हम एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी यूज़ करके उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंड कीप रिमेंबर दैट you don't need to worry for anything, you just keep consistent, keep watching videos and